आपकी स्क्रीन पे भाई गौर से देखिएगा। कहता है तो दोस्तों क्या देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? आपका 2 मार्क्स का। पहले मैं आप चाहता हूं दोस्तों कि आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में कवर करवा दूं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है मैं पहले कवर करवा दी। सारा जो देख रहे भाई आप लोग 2 मार्क्स वाला है, ठीक है। तो देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? स्कंद गुप्त। आप सभी को पता है दोस्तों देवसेना का जो गीत है हमारा स्कंद गुप्त से लिया गया है। कारण लिया गया गीत चंद्रगुप्त से, है ना। चलिए अगला इस सरोज स्मृति कविता का मूल संवेदना क्या है? मतलब सरोज स्मृति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमें और आपको क्या मैसेज दे रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। हमें और आपको क्या मैसेज दे रही है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। तो सरोज स्मृति कविता का मूल्य स्वर कवि के पुत्री के प्रतीक है भाई। क्या मेरे भाई? कवि के पुत्री, यानी हमारा इस कविता में जो हमारा सरोज हमारा कविता है जिसका राइटर हमारा निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसमें उनकी बेटी के बारे में दोस्तों बताया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। कवि आज्ञाई किस धारा के जनक कवि माने जाते हैं भाई? बताइए मेरे भाई, कवि आज्ञाई किस धारा के जनक कवि माने जाते हैं? तो बताएंगे सर आज्ञा जी। आप लोगों को बताए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका नाम है भाई। उसके बाद सुने वात्स्ययन आज्ञा जी, सुने ना भाई, वात्स्ययन आज्ञाचर। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इनका पूरा नाम आएगा भाई, याद रखिएगा, हाँ इसका पूरा नाम आएगा एग्जाम में। तो कवि आज्ञाय प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। प्रयोगवादी कौन सा मेरे भाई? प्रयोगवादी, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है सर कि हिमालय किधर है? यह प्रश्न किसने पूछा? किसने किससे पूछा? याद रखिए दोस्तों, हिमालय किधर है तो बच्चों से पूछा। किसने पूछा था? तो बताइए यह प्रश्न कवि ने एक बच्चों से पूछा कि हिमालय किधर है। बच्चों ने पूछा, बच्चों से पूछा गया कवि के द्वारा कि ये हिमालय किधर है। तो बच्चा ने कहा ना उधर 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 है, मतलब मेरी पतंग जिस और उड़ रही है उधर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सर, भरत राम के मानने किस प्रसिद्ध स्थल पर पाए गए थे? तो त्रिकुट, याद रखिए दोस्तों, कहाँ पे पाए गए थे? तो भरत जी राम को मानने के लिए त्रिकुट में। कहाँ पे? तो बहुत ही प्यारा से बताएंगे सर हमारा त्रिकुट में। कहाँ पे मेरे भाई? तो त्रिकुट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बरमसा पाठ के पदों की भाषा कौन सी है? तो बताएंगे सर बरमसा यह एक पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है। कहाँ से? पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया मेरे रसगुल्ला? तो बताएंगे सर पद्मावत महाकाव्य से लिया गया भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 है सर, लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? तो दोस्तों लेखक जो हमारा रामचंद्र शुक्ल जी है उसे मात्र 16 वर्ष की अवस्था से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी। कितना साल में? तो बताएंगे सर मात्र 16 साल में। तो ये तो सर आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके पेपर में 2-2 मार्क्स का छपेगा। कितना मेरे भाई? आपके पेपर में 2-2 मार्क्स का छपेगी, इससे आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि फीचर के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मतलब फीचर की लेखन कितना होती है सर? एक हमारा ऐतिहासिक फीचर होता है, एक हमारा व्यक्तिगत परक फीचर होता है। दो ही तो फीचर का परक होती है भाई। फीचर आप लोगों को मैंने कहा था सर फीचर कहा गया, यहाँ पे फ्यूचर नहीं, याद रखिएगा फीचर, ठीक है। तो बताएंगे सर फीचर का 2 हमारा प्रमुख प्रकार है, ऐतिहासिक फीचर और व्यक्ति परक फीचर। क्या बोलेंगे सर? ऐतिहासिक फीचर और व्यक्ति परक फीचर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है सर कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। पता है मेरे दोस्त, पहले अभी 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है कि किसी भी कविता के जीवन परिचय, लेकिन दोस्तों पहले जो होते थे ना, मतलब आज से 2 साल पहले की अगर हम बात करें, यानी 23 की बात करें, 22 की बात करें, तो वहां पे एक क्वेश्चन एकदम फिक्स होता था कि जो राइटर है भाई उसका जीवन परिचय कन्फर्म है आए, चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी का है, केदारनाथ का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या आज्ञा जी का है, या मुंशी प्रेमचंद जी का है। मतलब कन्फर्म था कि एक क्वेश्चन एकदम आने वाला ही है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूं, ठीक है। चलिए तो बताएं जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश काशी में हुआ। केवल 8वीं तक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करके और स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी, भारतीय दर्शन आदि विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। मेरे दोस्त जब ये सिर्फ 8वां पढ़ के जब इतने बड़े राइटर बन सकते हैं
आप तो क्लास 12 पढ़ चुके हैं मेरे भाई, आप कितने बड़े राइटर बन सकते हैं ये खुद आप अनुमान नहीं लगा सकते। बस शर्त है खुद पर विश्वास रखें और एक सही रास्ता, सही प्लेटफॉर्म को चुने और अपने सपना के प्रति डूब जाए। क्या? जो भी बनना है उस सपना के प्रति डूब जाए, समझे? तो आपको भी दोस्तों सफलता मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस शर्त है कि आपके अंदर में क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए अपने ड्रीम के प्रति। आइए, तो जिस तरह जो हमारा जयशंकर प्रसाद जी था, उनका जो जन्म होता है दोस्तों 1889 में इसका जन्म होता है काशी में। अगर आप पॉइंट देकर लिखना चाहेंगे तो और बेटर होगा, जैसे पॉइंट नंबर आप 1 यहाँ पे डाल दिए, हो गया जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी में हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ से डालिएगा कि केवल 8वीं तक विद्यालय शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने दोस्तों संस्कृति, पाली, उर्दू, अंग्रेजी, भारतीय दर्शन आदि विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट यहाँ से डालिएगा, ये प्रसाद जी बहुमुख प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा कविता आदि लिखे। उन्होंने दोस्तों कविता भी लिखा, नाटक भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया, कहानी भी लिखी, ठीक है, आदि में लिखा। ये चौथा पॉइंट हो गया यहाँ से। उच्च कोटि की रचना का सृजन किया। उच्च कोटि रचना मतलब दोस्तों जितने सारे रचनाएं थी, जैसे दोस्तों कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, ठीक है, इन सारे का क्या किया भाई, उच्च कोटि की रचना प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख रचनाएं निम्न है भाई, इसके प्रमुख रचनाएं जो है निम्न है भाई। उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं भाई। पहला हो गया हमारा नाटक, दूसरा हो गया हमारा अजात शत्रु, तीसरा हो गया दोस्तों हमारा स्कंदगुप्त, और चौथा हो गया दोस्तों चंद्रगुप्त। तीसरा अगला हो गया सर हमारा राजश्री, और मेरे दोस्तों ध्रुव स्वामिनी आदि। कम से कम दोस्तों आपको 3-4 तो याद रखना ही होगा। जैसे सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि नाटक का नाम है हमारा अजातशत्रु, और इसके बाद हमारा स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद ने लिखा स्कंदगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त, इन्होंने ही लिखा है चंद्रगुप्त। इसके बाद दोस्तों हमारा राजश्री। बस इतना याद रखिएगा ना दोस्तों, काफ़ी है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उपन्यास की बात करें, उपन्यास की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, तो उपन्यास क्या है सर, कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर विनती है भाई, लिख लीजिए। क्यों मुझे अचानक याद आ गया दोस्तों, ये अगले साल के एस1 का क्वेश्चन था कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 उपन्यास का नाम लिखे। प्लीज लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अगले साल पूछा गया तो दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद का किन्हीं 2 उपन्यास का नाम लिखे, तो कंकाल, हमारा बॉडी कंकाल, तितली, तितलियां जो उड़ती है, और इरावती अपूर्ण, ठीक है। अगला है सर कहानी की अगर हम बात करें, आंधी, इंद्रजाल, छाया प्रतिध्वनि और आकाशदीप यानी कहानी संग्रह है। इसके बाद कविता की बात करें, झरना, आंसू लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पाथिक आदि, ठीक है। निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये सब हमारा क्या था मेरे भाई, तो हमारे जयशंकर प्रसाद का कहानी हो गया, उपन्यास हो गई, कविता हो गया, नाटक हो गई। इन्होंने जितने सारे रचनाएं किए, ये सारे रचनाओं के बारे में दोस्तों मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, इतना करने के बाद आप गौर से देखिएगा दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बताना पड़ेगा भाई। आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना होगा। जैसे प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। उन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय जागरण मतलब अपने देश की युवाओं को दोस्तों जगाने का भी काम किया। इसके बाद संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, याद रखिए संपूर्ण साहित्य में, खास तौर पर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया कि उनकी कविता, कहानी में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का झलक मिलती है। यानी अगर आप जयशंकर प्रसाद जी का अगर आप कोई भी कहानी, कोई भी नाटक, कोई भी कविता, कोई भी दोस्तों अगर आपका स्टोरी सुनना है, पढ़ना है, तो पढ़ने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे क्या कि भारत के अंदर में जो हमारी संस्कृति है, भारत का जो संस्कृति है, इस संस्कृति के बारे में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि भारत का संस्कृति कैसा था और दोस्तों कैसे 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 विकास किया। ये सारा चीज को आप इजीली से देख सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए, प्रसाद जी को छायावादी का प्रधान कवि माना जाता है, और प्रसाद जी को दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को हम लोग छायावादी कवि मानते हैं। कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस कवि को छायावादी कवि कहा जाता है, तो बोलेंगे सर हमारा जयशंकर प्रसाद जी को हम लोग छायावादी कवि कहते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी कवि कहते हैं भाई।
ठीक है, चलिए सर आपकी स्क्रीन पे मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, प्यार से देखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस जनसंचार के प्रमुख माध्यमों को उल्लेख करें, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं जनसंचार के बारे में, संचार के बारे में, जनसंचार का क्या विशेषता है, संचार की क्या विशेषता है, संपादक लेखन क्या है, फीचर लेखन क्या है, सारा चीज मैं आप लोगों को A to Z मैं बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। जनसंचार का अर्थ होता है किसी सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। नहीं, आज हम घर बैठे आप मेरे चेहरे को देख पा रहे, हम घर बैठे आपका कमेंट को मैं देख पा रहा हूं, किसके माध्यम से भाई, सूचना के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति तक अपने बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है तो इसे हम लोग जनसंचार बोलते हैं। यहाँ पे वही कहा गया है कि जनसंचार का अर्थ होता है किसी सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। जिस माध्यम से यह सूचना या समाचार पहुंचाया जाता है, जिस माध्यम से यह सूचना या समाचार पहुंचाया जाता है उसे ही जनसंचार माध्यम कहते हैं, उसे ही हम लोग जनसंचार माध्यम कहते हैं। इसे दो प्रमुख रूपों में बांट सकते हैं और इससे दोस्तों हम लोग जनसंचार को हम लोग दो प्रमुख रूपों में हम लोग बांट सकते हैं। आखिर जनसंचार का दो प्रमुख रूप क्या है सर, तो आइए बात करते हैं। एक होता है सर हमारा प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जैसे दोस्तों हम लोग समाचार जो पेपर होते हैं भाई वो प्रिंट होके ही ना आता है हमारे पास, तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रिंट मीडिया। पंपलेट जो महीना में, मैगजीन जो महीना में एक बार दो बार छपता है, सप्ताह में एक दो बार छपती है भाई, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रिंट मीडिया। मतलब जो प्रिंट होकर आता है ना दादा, उससे हम लोग बोलते हैं प्रिंट मीडिया, ठीक है। जैसे हमारा समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, पत्रिकाएं है ना, अखबार। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या भाई, जैसे रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट, एआई अभी आप लोग देख रहे हैं, चैट जीपीटी, ये सब क्या भाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। ये सब क्या है मेरे भाई, तो हमारा ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, पूरा का पूरा क्या है मेरे दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। समझ रहे बात को, चलिए। तो ये तो सर आप लोगों का जनसंचार का परिभाषा, जनसंचार का प्रकार। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं दोस्तों, 5 मार्क्स कंफर्म कर लीजिएगा मेरे भाई, मैं पहले बता देता हूं। जनसंचार, संचार, संपादक, फीचर लेखन, आलेख लेखन, मैं सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूं। वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का, पत्र लेखन से 5 मार्क्स का, निबंध लेखन से 5 मार्क्स का, सब प्रसंग से 5 मार्क्स का, 20 मार्क्स को आप अपने चेहरे से उतार के आप अपने दिल में बैठा के मेरे दोस्तों एग्जाम हॉल में जाइएगा। यकीन मानते हैं मेरे भाई कि अगर आपने ईमानदारी पूर्वक कर लिए हैं तो आपको 20 में, 20 तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 20 में 18 मार्क्स मिलेगी, ये मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि पिछले साल के स्टूडेंट्स को मिला होगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि प्रिंट मीडियम, तो अभी डिस्कस किया सर। अभी गुफा पेंटिंग व प्राचीन काल के बड़े बड़े स्थापित मंदिर आ दिया होगा, ये सब क्या है, प्रिंट मीडिया। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र, पत्रिका या प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही तो हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे के बातों को हम अपने तक सुन सकते हैं, है ना। चलिए आगे दे सर, प्रमुख पत्र पत्रिका के नाम निम्न है जो अपने प्रकाशन काल से अपने पाठक वर्ग की ज्ञानवर्धन कर रहा है। आजकल इंडिया टुडे, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सरस्वती, भागवत, हंस आदि। इसी प्रकार इंटरनेट और टेलीविजन आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रमुख चैनल डीडी न्यूज, आज तक, डिस्कवरी, ये सारा चीज आप लोगों को बताया जा रहा है दोस्तों, किसके माध्यम से हम लोग न्यूज को सुनते हैं भाई, है ना। जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर है, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, इंडिया न्यूज़, एक्सप्रेस, सरस्वती, हंस, ये सारे क्या है मेरे दोस्तों हमारा न्यूज़पेपर है, जिसके माध्यम से हम और आप घर बैठे किसी भी व्यक्ति के घटना, मतलब किसी भी जगह की घटना को आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं भाई, किसी भी घटना को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर। जो कुछ हुआ था, जो कुछ होना था हो चुका है, यह कथन सूरदास के चरित्र की किन विशेषताओं का उजागर करता है, ठीक है। आइए सर बात करते हैं प्यारा तरीके से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। चैप्टर का नाम याद होगा, सूरदास की झोपड़ी भाई। सूरदास की झोपड़ी क्या कहता है भाई, सुनिएगा, ठीक है। सूरदास की झोपड़ी क्या कहता है दोस्तों, थोड़ा गौर से सुनिएगा। जो कुछ होना था वो हो चुका है, यह कथन सूरदास के चरित्र की क्या विशेषता का उजागर करता है। जो कुछ होना था हो चुका है, यह कथन सूरदास ने उस समय कहा जब उसकी झोपड़ी आग लगाकर सब कुछ नष्ट कर दिया गया।
अब सूरदास एक मेहनती वाला व्यक्ति था, माना कि दोस्तों एक भिखारी था, पर वह किसी भी दिन ये नहीं सोचा कि मैं भिखारी हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। नहीं मेरे भाई, उन्होंने मेहनत किया, मेहनत करके उन्होंने झोपड़ी बनाया, और झोपड़ी बनाने के बाद जब उनकी झोपड़ी में आग लगी, आग लगने के बाद जब वो जलता हुआ देखा तो उन्होंने कहा जो हुआ होगा, या जो कुछ होना था वो हो चुका है। उस झोपड़ी में आग लगाकर सब कुछ नष्ट कर दिया गया। सूरदास आप इस मुद्दे को और अधिक आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। सूरदास अब आगे और इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वह समझता है जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। बिल्कुल भाई, आप भी यही सोचिए कि जो कुछ भी है ऊपर वाले की मर्जी से है। जैसे देखिएगा दोस्तों, किसी भी परिवार में देखिएगा बच्चा नहीं होता है भाई, तो भगवान ने उनको बच्चा इसलिए नहीं दे रहा है दोस्तों क्योंकि उस भगवान बच्चा का परवरिश करने का लायक नहीं है वो। किसी के घर में देखिएगा बेटी नहीं आती है भाई, किसी के घर में देखिए खाली बेटा ही पैदा होता है। तो देखिएगा दोस्तों, उनको भगवान ने बेटी इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि बेटी का कदर नहीं कर पाएंगे, बेटी की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, बेटी की परवरिश नहीं कर पाएंगे। किसी को बेटा नहीं देता इसलिए क्योंकि दोस्तों वो बेटा का परवरिश नहीं कर पाएंगे। समझ रहे भाई? तो एक एक चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे याद करना होगा मेरे भाई, कि जो कुछ भी होता है भगवान ने वो हमें अच्छे के लिए ही करता है भाई। ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी के से होता है। अतः यह कथन सूरदास के भाग्यवादी नीतिवादी होने का को बताता है। याद रखिए दोस्तों, बोलता है मेरे भाग्य में जो है सो होगा, बस मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। कौन कहता है? हमारा सूरदास। ठीक है भाई, चलिए सर आप की स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि विश्वनाथ त्रिपाठी का संक्षिप्त जीवन का परिचय लिखे। विश्वनाथ त्रिपाठी का संक्षिप्त जीवन की परिचय लिखे भाई। ठीक है, आइए आशा करियो रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। तोहनी के कहूँ अगर डर लागो दादा तो तोहनी हमसे बात करल सके रे भाई कि सर हम यहाँ ना बुझल पा रहे हो, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम कैसे लिखे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी है ना भाई, आप सभी को पता है दोस्तों, बिस्कोहर की माटी है ना। आइए, तो आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला स्थित बिस्कोहर गांव में हुआ। 16 फरवरी 1931 में हुआ था। हमारे बिस्कोहर का जन्म याद रखिएगा प्लीज। और बिस्कोहर का जन्म कहाँ हुआ था इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, बांदा बस्ती होगा। नहीं भाई, एक बस्ती था जिला है ना भाई, बस्ती हो गया बांदा, पता नहीं भाई। बस्ती जिला स्थित बिस्कोहर गांव में 16 फरवरी 1931 में हुआ था। वे बिस्कोहर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आगे की शिक्षा के लिए ये बलरामपुर चले आए हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों, पहले ज़माने के लोग अगर अपने माँ बाप किसी बच्चों को दोस्तों आगे बढ़ाना चाहते थे तो वो अपने इलाके में प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा देने के बाद उसे अपने जिला को छोड़कर अपने राज्य को छोड़कर अन्य जिले अन्य राज्यों में भेज दिया जाता था। ठीक है, सुनिएगा। तो वे बिस्कोहर में प्रारंभ में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मतलब करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए ये बलरामपुर चले गए थे। और ये कहाँ चला गया था मेरे भाई? ये पूरा का पूरा बलरामपुर चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे मेरे भाई? बोले ना भाई, बलरामपुर चले गए थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी विषय से कानपुर में स्नातक तथा वाराणसी से परम स्नातक की डिग्री क्या किया भाई? याद रखिए, उन्होंने कानपुर से मेरे दोस्तों स्नातक तथा वाराणसी से प्रस्नातक मतलब होता है दोस्तों हमारा आपका पीजी की डिग्री प्राप्त की। इन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ था। वरिष्ठ आलोचक नामवर सिंह के कहने पर उन्होंने आलोचना का कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे हमारा प्रारंभिक अवधि हो गया, हिंदी आलोचना हो गया, लोकवादी हो गया, तुलसीदास हो गया, मीरा का काव्य हो गई, देश के इस दौर पे हो गया, हिंदी साहित्य का सरल हो गई, इतिहास एवं पेड़ का हाथ हो गया। ये सब दोस्तों उन्होंने क्या किया है भाई? लिखा है। समझ गए भाई? आशा करिए भाई कि यहाँ पे आप लोगों को ये विश्वनाथ त्रिपाठी के बारे में दिया होगा। मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ संपादकीय लेखन, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ भाई। इससे दोस्तों मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई कि वसंत आया कविता में कवि की चिंता है भाई। वसंत आया कविता में किसकी चिंता है भाई? वसंत आया कविता में किसकी चिंता है भाई? ठीक है, देखिए दोस्तों, मनुष्य ने भौतिक प्रगति के लिए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल भाई,
हम और आप देख रहे हैं मनुष्य अपने से। देखिए मेरे दोस्तों, कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा सुख सुविधा के लिए हम लोग अपने प्रकृति को क्या कर रहे हैं, तो आप आंख बंद के बोलिएगा सर कि हम लोग अपने सुख सुविधा के लिए हम अपने प्रकृति को हनन कर रहे हैं। नहीं, एक फैक्ट्री को बसाने के लिए कई सारे पेड़ों को हम लोग काट देते भाई, एक फैक्ट्री को लगाने के चलते कई सारे पौधे को हम लोग उजाड़ देते भाई, है ना। तो वसंत, मनुष्य ने भौतिक प्रगति के लिए अपने सुख सुविधा के लिए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। कवि ने इन्हें कहा कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। बिल्कुल भाई, हमारा दोस्तों केदारनाथ जी वसंत आया, केदारनाथ जी बताते दोस्तों कि आज जो हमारा मनुष्य है दोस्तों, वो उनका प्रकृति के साथ रिश्ता टूट चुकी है। रिश्ता तभी बना होता है जब हम एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ सकते हैं, है ना भाई। रिश्ता तब हमें बनता है दोस्तों जब हम एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। हम पेड़ को काट रहे हैं, उससे भी दर्द हो रही है, तो फिर हम क्यों काट रहे हैं भाई। तो हमारे प्रति क्या भाई, हमारा प्रकृति के साथ रिश्ता टूट रही है। तो मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया। ऋतु पहले की तरह अब अपनी व्यवस्था से चलती है भाई, परंतु मनुष्य उनसे दूर हो गया है। प्रकृति जो कभी मानव जाति का साथी था, बिल्कुल भाई, प्रकृति पहले बोलते थे कि मनुष्य के साथ साथ हम लोग चलते थे। कौन कहता भाई, पेड़ पौधा मनुष्य के साथ साथ चलते थे। बोलेंगे सर प्रकृति तो चल ही नहीं सकता, अरे पागल, मतलब होता है कि पेड़ पौधा लगाना, ठीक है। यानी मनुष्य क्या करते थे भाई, हर घड़ी जब बारिश के मौसम आते थे, बरसात का मौसम, आपको नहीं पता होगा दोस्तों, अपने बाबा अपने दादा से दादी से पूछेगा, बरसात के मौसम में बड़े बड़े शहरों में भी पौधा लगाया जाता है, गांव की तो दूर की बात है भाई, ठीक है। तो देखिए ऋतु पहले की तरह अपने व्यवस्था से चलती है, परंतु मनुष्य उनसे दूर हो गया है। प्रकृति जो कभी मानव जाति का साथी था, आज उसमें दूर है। मनुष्य के पास अत्याधुनिक सुविधा होने के का साधन है, लेकिन प्रकृति की सुंदरता को देखने और महसूस करने की संवेदना नहीं बची है भाई। मनुष्य के पास कोई टाइम ही नहीं भाई कि हम प्रकृति को सही तरीके से देख सकें, समझ रहे भाई। चलिए भाई, ये तो आप लोगों ने कर रही होंगे। ढेले चुन लो लघु निबंध का प्रतिपाद कीजिए। ढेले चुन लो निबंध पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध लघु निबंध है, जो रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का विरोध करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ढेले चुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है लाडला, क्या मेरे भाई, ढेला चुन लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेला चुन लो भाई, ठीक है। तो ढेले चुन लो निबंध पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध लघु निबंध है, जो रूढ़ियों एवं अंधविश्वास, रूढ़ियों का मतलब होता है परंपरावादी, नहीं मेरे बाप ने, मेरे दादाजी ने अगर ऐसा किया है, पूजा किया, तो मेरा बाप भी करेगा, चाहे गलत क्यों ना हो। मेरे बाप ने किया है तो मैं करूंगा, चाहे गलत क्यों ना हो, समझ रहे। उससे बोलते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है कि आप परंपरा चलते आना। रूढ़िवादी का मतलब होता है परंपराओं से चलते आना, प्राचीन काल से एक जैसा करते चलते आना भाई, ठीक है। जैसे दोस्तों अभी हम लोग हमारे घर पे क्या हुआ भाई, तो अभी जो त्यौहार पार भी क्या था भाई, त्यौहार मकर, ये बाप दादा के जमाने से चलती आ रहे, तो हम लोग भी चला रहे, हमारा बाल बच्चा भी चलाएगी, है ना। तो देखिए ढेले चुन लो निबंध पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध लघु निबंध है, जो रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का विरोध करती है। जो दोस्तों रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का क्या करती है भाई, विरोध करती है, और यह संदेश देती है कि हम अपने बुद्धि विवेक के बल पर ही जीवन का निर्णय लेना चाहिए। और बिल्कुल बहुत अच्छा बात कहा है हमारा गुलेरी शर्मा जी ने, कहा है दोस्तों, क्या, गौर से सुनिएगा, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक सेंटेंस कहा है दोस्तों कि यह संदेश देती है कि हमें अपने बुद्धि विवेक के बल पर ही जीवन का निर्णय लेनी चाहिए। मतलब हम अपने बुद्धि, है ना भाई, हमें क्या करना चाहिए, अपने बुद्धि विवेक के बल पर ही अपने जीवन का निर्णय लेनी चाहिए, समझ गए मेरे भाई। तो ये था सर हमारा ढेले चुन लो। लेखिका ने गंगा पुत्र किसे कहा और क्यों, भक्तों द्वारा होने दोनों में अंडा डालकर गंगा के अपृतित किए गए पैसों को तराकर डूबकर बटोरते हैं। नहीं भाई, पैसा को फेंक दिया फिर उसको पानी के नीचे से बटोर रहा है, हम लोग अक्सर देखते हैं भाई। तो भक्तों द्वारा दोनों में डालकर गंगा को आपृत किए गए पैसे को तैरा कर डुबा कर बटोर लेते हैं। गंगा ही इनकी जीविका का साधन है। इसी क्षेत्र में पलने बढ़ने के कारण वे कुशल गोताखोर हो गए हैं। गंगा के आश्रय में रहने के कारण उन्हें गंगा पुत्र कहा गया। ये था सर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
सेट नंबर 3 का। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को जितने सारे PYQ करवाया हूं, जितने सारे चैप्टर वाइज करवाया हूं, मैं चाहता हूं दोस्तों कि हर एक वो क्वेश्चनों को मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को रिवीजन कर दूं, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करना बहुत जरूरी है प्यारे। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे भाई कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल समझ रहे मेरे भाई। तो रिवीजन करना कितनी जरूरी है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता है भाई, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आप लोग तैयार रहिए।